एक मिनट के लिए रुको। जब तक आप ये वीडियो देखना शुरू करोगे, आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक 65 साल की किसान महिला अपने खेत के बीचों बीच खड़ी होगी, वो भी अकेली, और उसके सामने होगी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। उसका नाम है पायल कोंडामा और उसने कहा था, हम डरते नहीं है, चाहे हमें मार ही न दे, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये 2026 का इंडिया है, क्योंकि जिस वक्त कोंडामा अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, उसी वक्त गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कमिट कर रहे थे, सिर्फ एक चीज के लिए, एआई को चलाने वाली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डेटा सेंटर्स की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया अचानक से इंडिया में एआई डेटा सेंटर बनाने के पीछे क्यों पड़ गई है, और इस चमकती हुई ग्रोथ स्टोरी के पीछे ऐसा क्या छुपा है जो कोई भी प्रेस रिलीज में नहीं लिखता। इस वीडियो में इस सवाल के अलावा हम बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि 2016 में पूरे भारत का टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी था सिर्फ 296 मेगावाट, यानी कि एक छोटा सा नंबर। फिर आता है 2024, जब ये लाइन सीधी बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जाती है। 2025 में अकेले इंडिया ने 387 मेगावाट कैपेसिटी ऐड की, यानी कि पिछले साल से 103% ज्यादा। और मार्च 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कंपनीज ने ऑलमोस्ट 30 नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जो मिलाकर 3.5 गीगावाट कैपेसिटी बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको कहीं से भी छोटी सी बिल्डिंग सोचने की गलती मत करिएगा, ये एक ह्यूज कैंपसेस होते हैं एआई डेटा सेंटर के। हैदराबाद और विशाखापट्टनम में, जहां जीपीयूज यानी एआई चिप्स इतनी डेंसिटी में लगाए जा रहे हैं कि इन्हें कूल रखने के लिए पूरा नया इंजीनियरिंग सिस्टम बनाना पड़ रहा है। और इस रेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन, गूगल $15 बिलियन सिर्फ विशाखापट्टनम के एक एआई हब के लिए, अमेजॉन $35 बिलियन, और अडानी ग्रुप ने तो कह दिया $100 बिलियन सिर्फ हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के लिए। रिलायंस जामनगर में 3 गीगावाट का एआई रेडी डेटा सेंटर बना रहा है। और मेटा भी किसी से पीछे नहीं है, मेटा ने भी अपनी पहली एआई डेटा सेंटर की डील साइन की 168 मेगावाट, वही जामनगर में। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि अगला डिकेड जो भी एआई बनाएगा उसका बेस कैंप इंडिया में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया अचानक से इतना अट्रैक्टिव क्यों बन गया, और इस चीज को समझने के लिए हमें 3 फोर्सेस को देखना होगा जो कि एक साथ कोलाइड होते हैं। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से, इसमें से एक चीज ऐसी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। फोर्स नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर बड़ा एआई मॉडल, चाहे वो चैटबॉट हो या फिर इमेज जनरेटर, उसको ट्रेन करने और चलाने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए। आज अनाउंस की गई कैपेसिटी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा खुद को एआई रेडी बता रहा है। फोर्स नंबर 2, क्लाउड माइग्रेशन। कोविड के बाद इंडियन कंपनीज ने अपने पुराने प्रीमिसेस सिस्टम को छोड़कर सीधा क्लाउड नैरेटिव आर्किटेक्चर अपना लिया, यानी कि डेटा कंजप्शन इतनी तेज से बढ़ा कि जो पुराना सिस्टम था डेटा को हैंडल और स्टोर करने का, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। फोर्स नंबर 3, डेटा गवर्नेंस। इंडिया के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर्सनल डेटा का हैंडलिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। और जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंड हो रहा है, कंपनीज के लिए रिलायबल लोकल क्लाउड और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। मतलब बहुत सिंपल है कि इंडिया में डेटा बढ़ रहा है और उस डेटा के स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इंडिया में ही डेटा सेंटर्स की नीड है। एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने इसे परफेक्टली डिस्क्राइब किया कि डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अब बोर्ड रूम का मुद्दा बन गया है। और फिर आता है वो पार्ट जो इस पूरी कहानी को टर्बोचार्ज कर देगा। गुजरात ने अपनी डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की, टारगेट 7.5 गीगावाट कैपेसिटी, और साथ में कंपनीज को 20 साल तक की बिजली पे सब्सिडी। उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट के साथ। महाराष्ट्र ने अपने ग्रीन डेटा सेंटर पार्क्स को 3 से बढ़ाकर 20 कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हाथ खोल दिए फॉरेन क्लाउड कंपनीज को टैक्स हॉलीडे जो चलेगा 2047 तक। हर स्टेट एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है कि हमारे पास हम सबसे सस्ती बिजली देंगे, सबसे ज्यादा सब्सिडी देंगे। और अगर आप इसे सिर्फ ऊपर से देखो तो एक परफेक्ट स्टोरी लगती है कि जॉब्स भी आएगी, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी पॉइंट से वीडियो का मूड बदलने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज जब इतनी तेजी से बनती है तो कोई ना कोई चीज उसके पीछे टूट भी रही होती है उतनी ही तेजी से, और ये चीज जमीन के नीचे छुपी हुई है। एक फैक्ट याद रखना कि इंडिया के पास दुनिया की 3% पॉपुलेशन है, लेकिन पीने का फ्रेश वाटर सिर्फ 4% है। अब इस फैक्ट को अगले फैक्ट के साथ रखो। एक सिंगल 100 मेगावाट डेटा सेंटर सिर्फ अपने कूलिंग सिस्टम के लिए रफली 8 लाख लीटर पानी रोज इस्तेमाल करता है, और कुछ एस्टिमेट तो इससे भी ज्यादा बताते हैं 20 लाख लीटर रोज, जो कि 6500 घरों की डेली जरूरत के बराबर है। और जनरेटिव एआई ने इस डिमांड को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। 2025 में इंडिया के डेटा सेंटर्स ने टोटल 150 बिलियन लीटर पानी यूज किया, और रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, 358 बिलियन लीटर। और अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। डेटा सेंटर का वाटर फुटप्रिंट हर जगह सेम नहीं होता। कूलिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और लोकेशन के हिसाब से कंजप्शन ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं सिटीज और रीजन में रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है जहां पर वाटर और पावर रिसोर्सेज ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, और इसी वजह से लोकेशन का क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये नहीं है, सबसे अजीब बात ये है कि कुछ स्टेट्स ने डेटा सेंटर को एसेंशियल सर्विस का स्टेटस भी दिया है। तेलंगाना में फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर को स्टेचुरी पावर कट से एग्जेम्पशन और हैवी ड्यूटी कूलिंग सिस्टम के लिए कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई जैसी पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। एक बिजनेस के नजरिए से देखो तो ये अट्रैक्टिव चीज है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन
यहाँ भी है। जब किसी सिटी की रिसोर्सेज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो तो इतना ज्यादा रिसोर्स यूज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और जब भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फाइल होती है इन प्रोजेक्ट्स की तो उनमें कूलिंग के लिए पानी का जिक्र तक नहीं होता, बस लैंडस्केपिंग और सैनिटेशन के लिए छोटा सा मेंशन होता है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाटर कॉस्ट है वो ऑफिशियली कहीं पे दर्ज ही नहीं होता। लेकिन वाटर सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जमीन पर जब ये बिल्डिंग बनती है तो उसके नीचे रियल लोग रहते हैं। पायल कोंडामा याद है जिनसे हमने ये वीडियो की शुरुआत की थी, उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। गूगल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 3 गाँवों में तालुगुड़ा, आदिवरम और रामेबिली 400 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहा है, ये एक AI हब बनाने के लिए। लेकिन उस जमीन में से 200 एकड़ उन दलित परिवारों की है जिन्हें जमीन बेचने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। और कोंडामा सिर्फ किसान नहीं, वो अपने गाँव की पंचायत की फॉर्मर हेड भी रह चुकी है। और उन्होंने खुली आवाज में कहा, हम डरते नहीं है, चाहे हमें मार दें लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है। मुंबई में जून 2024 की एक सुबह कई बुलडोजर एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम था जय भीम नगर। ये एक बस्ती थी जहाँ अराउंड 650 घर थे, ज्यादातर दलित फैमिली। श्रीमती चौहान जो यहाँ 30 साल से रहती हैं, उन्होंने बताया कि अथॉरिटीज ने उन्हें, उनके पति और बेटे को उनके घर से घसीटकर बाहर निकाल दिया और उस शाम तक पूरी बस्ती मलबे में बदल चुकी थी। और यही पैटर्न कर्नाटका में भी दिखा, जहाँ फार्मर्स और एक्टिविस्ट ने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गवर्नमेंट को कुछ एक्वायर्ड जमीन वापस भी करनी पड़ी। और यहाँ पे एक पैटर्न समझना जरूरी है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे कोई एक सिंगल विलन हो। ये एक सिस्टम है जहाँ लैंड जो चीपेस्ट है वही लैंड उन लोगों की है जिनके पास लीगल पेपर्स, पॉलिटिकल कनेक्शन या नेगोशिएटिंग पावर सबसे कम है। और अब सवाल ये नहीं है कि डेटा सेंटर बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, सवाल ये है कि इनकी कीमत कौन चुका रहा है। जमीन गई, पानी गया और अब बारी है पावर की। आज इंडिया के लगभग 300 डेटा सेंटर मिलाकर देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 0.5% कंज्यूम करते हैं। सुनने में बहुत छोटा सा नंबर लगता होगा कि 0.5%। 2030 तक ये नंबर बढ़कर 3% हो जाएगा और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 2031-32 तक ये 4% तक पहुंच सकता है, जो कि पूरे नेशनल डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। सिर्फ AI डेटा सेंटर्स ही 2031-32 तक ग्रिड में 26 गीगावाट का नया लोड डालेंगे। और ये लोड सबसे ज्यादा स्ट्रेन डालेगा उन स्टेट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2030 तक अकेले मुंबई का टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 1/3 हिस्सा सिर्फ डेटा सेंटर्स कंज्यूम कर रहे होंगे। और मुंबई में रिपोर्टिंग ने डेटा सेंटर डिमांड को कुछ कोल कैपेसिटी को रिटायर करने की डिबेट से भी जोड़ा है। मतलब कि एक स्ट्रेंज कंट्राडिक्शन सामने आता है। AI को फ्यूचर की क्लीन टेक्नोलॉजी के रूप में सेल किया जा रहा है, लेकिन उस फ्यूचर को पावर देने के लिए इंडिया को अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करना पड़ रहा है। सोचो इसके बारे में, दुनिया क्लीन एनर्जी और AI की फ्यूचर के बारे में बात कर रही है और ठीक उसी के पीछे पुरानी कोल फैक्ट्रीज अभी भी जिंदा रखी जा रही है। अब यहाँ कंपनीज का जवाब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज ने प्रॉमिस किया है कि वो वाटर पॉजिटिव बनेंगी, मतलब वो बेंगलोर और हैदराबाद में लेक्स और वेटलैंड्स को रिस्टोर करने में इन्वेस्ट कर रही हैं। सुनने में ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, है ना? लेकिन एक्सपर्ट इसे एक नाम देते हैं, डिजिटल ग्रीन वॉश। क्योंकि अगर तुम्हारे गांव का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है तो ये बात की कंपनी ने 50 किलोमीटर दूर कहीं एक झील को रिस्टोर कर दिया, उससे तुम्हारा क्या ही फायदा होगा? तुम्हारे गाँव का पानी तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि भाई लोकल स्टेट्स तो लोकल ही रहता है। और एक और चीज जो डेटा सेंटर्स को कंपनसेट करने की उम्मीद थी वो है जॉब्स। लेकिन CEEW के मुताबिक जिन 15 स्टेट पॉलिसीज को उन्होंने रिव्यू किया उनमें से सिर्फ 5 में ही प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी का प्रोविजन था। और एम्प्लॉयमेंट ज्यादातर लो वेज सिक्योरिटी या फिर मेंटेनेंस की जॉब, वो स्किल्ड हाई पेइंग जॉब जो AI इकोनॉमी लाने वाली थी, वो अक्सर लोकल्स तक पहुंचती ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा अब तक की स्टोरी का रिकैप कर लेते हैं। पानी जा रहा है, जमीन जा रही है, बिजली का प्रेशर बढ़ रहा है और प्रोमिसेस सिर्फ प्रोमिसेस ही रह जाते हैं। लेकिन अब हम उस सवाल तक पहुंचते हैं जो इस पूरी कहानी को सही से डिफाइन करता है। दुनिया भर में लोग डेटा सेंटर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में 2026 की पहली क्वार्टर में कम से कम 75 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू थी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया या फिर डिले कर दिया गया। आयरलैंड में डबलिन के आसपास नए डेटा सेंटर ग्रिड कनेक्शन पर 4 साल तक वर्चुअली फ्रीज लगा रहता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दुनिया भर के लोग डेटा सेंटर्स को बोल रहे हैं बस करो, लेकिन इंडिया में इसका अपोजिट हो रहा है। आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा कि इन कंपैरिजन को अमेरिकन कंसर्न से जोड़ना फ्लॉड है और फेयर मॉन्गरिंग अब बंद होनी चाहिए। और तो और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हम दुनिया भर के डेटा सेंटर्स को इंडिया में रहने के लिए इन्वाइट करते हैं। लेकिन यहाँ एक लाइन है जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। एक कमेंटेटर ने इस चीज को कहा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक देश AI की फिजिकल मशीनरी, जमीन, बिजली, पानी और डेटा सेंटर्स को तो होस्ट करता है, लेकिन उस मशीन से बनती हुई इंटेलिजेंस का मालिक नहीं होता। सोचो इसके बारे में, जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, डिस्प्लेसमेंट हमारी, लेकिन जो AI मॉडल इन डेटा सेंटर्स में ट्रेन होता है उसका आउटपुट, उसकी इंटेलिजेंस, उसका प्रॉफिट कहीं और जाता है। और अभी एक आखिरी ट्विस्ट बचा है, यही AI जो हमारी जमीन और पानी से बन रहा है वही AI ऑटोमेशन के थ्रू एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर में लाखों जॉब्स को खत्म कर सकता है। मतलब जिन्हें एम्प्लॉयमेंट का वादा मिला था वही लोग अपनी जमीन पे
के एआई के बनने की वजह से अपनी ही जॉब खो सकते हैं। और यही वो पैराडॉक्स है जो प्रेस रिलीज में कभी भी नहीं दिखाया जाता। देखो ये वीडियो ये कहने के लिए नहीं है कि इंडिया को एआई डेटा सेंटर नहीं बनाना चाहिए। ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट है और ग्लोबल रिलेवेंस भी है। सवाल ये नहीं कि इंडिया ये रेस जीते या फिर ना जीते, सवाल ये क्या इंडिया सही लोकेशन चूज कर सकता है, सही कूलिंग सिस्टम, सही पावर रिसोर्सेज और पॉलिसी सेफगार्ड्स जो स्किल इतनी बड़ी होने से पहले होनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट टू चेंज। क्योंकि अभी भी वक्त है, लेकिन पायला कुंडामा जैसे लोगों के पास उतना वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फोन पे किसी चैटबॉट से बात करो या फिर एआई वीडियो देखो तो एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि कहीं न कहीं इस जवाब के पीछे किसी के खेत का पानी है, किसी के घर की जमीन है। और ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, सवाल बस इतना सा है कि क्या इंडिया इस रेस को तेजी से जीतेगा या स्मार्टली भी जीतेगा। बिकॉज द एआई फ्यूचर में बी बिल्ट इन इंडिया बट हु बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्यूचर इज स्टिल बीइंग डिसाइडेड। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करेगा, सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।